हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8th का जो साइंस का चैप्टर है जिसका नाम क्या है, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पौधे और जंतु जो होते हैं ना, जंतु जितने भी, उनको संरक्षित कैसे कर सकते हैं। इसमें हम सब पढ़ेंगे वनोन्मूलन के कारण। अब वनोन्मूलन क्या होता है ये तो हम चैप्टर में देखेंगे। हम आज वन्य और वन जीवों के बारे में सब देखेंगे, पौधे और जंतुओं के बारे में। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए मेरे साथ चैप्टर की ओर। देखो बच्चों, पौधे और जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है, संरक्षण करना मतलब उनको सही रूप से रखना, जहां पर उनको कोई चोट नहीं पहुंच सकती, मतलब कोई बाहरी जीव जो हो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनको उनके अनुसार अच्छा एनवायरनमेंट मिलता हो। ठीक है, देखिए बच्चों, जो जंगल होता है ना, जंगल में सिर्फ पेड़ ही नहीं होते, जीवन का एक पूरा जाल होता है। क्यों, देखो मैं बताती हूँ। जंगल से हमें सांस लेने के लिए क्या मिलता है, साफ हवा, और पानी पीने के लिए क्या देते हैं, जल। कैसे हवा और पानी मिलता है जंगल में? अधिकतर देखना आपने, नदियां वगैरह सब एक शांत जगह पे ही होती है। नदी, तालाब। अब तो क्या है, अपना है ना, इतना शहरीकरण हो गया है कि शहर बसा लिए हैं अपन ने। पर पहले क्या था, जंगल में ही सबसे ज्यादा क्या मिलती है हमें, शुद्ध जो ऑक्सीजन मिलती है वो पेड़ों से ही मिलती है। तो वो कहाँ मिलती है, जंगल में। तो जंगल ही क्या करते हैं, हमें हवा और पानी देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, हवा और पानी। दूसरा, लाखों प्रकार के जीव जंतुओं का इकलौता घर है कौन, जंगल। जंगल में सभी जीव जंतु रहते हैं, तो ये क्या है, उनका आवास है। क्या है बच्चों, आवास। ठीक है। परितंत्र, पारितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जहां पेड़ पौधे, जानवर और जलवायु एक साथ मिलकर रहते हो। समझे आप लोग, क्या क्या हो बच्चों इसका मतलब? जहां पेड़ पौधे भी हो, जानवर भी हो और जलवायु एक साथ मिलकर रहते हो, वो क्या कहलाता है, पारितंत्र, इकोसिस्टम। याद रखना बच्चों, स्टार लगाया यानी याद रखना ही है। ठीक है बच्चों। अब ये वर्ड था ना वनोन्मूलन, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब विकास हमारी प्रकृति पर भारी पड़ता है तब क्या होता है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब जंगलों को खत्म करके उस जमीन को किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना। यही क्या कहलाता है बच्चों, वनो उन्मूलन। क्या कहलाता है बच्चों, वनो उन्मूलन। ठीक है, तो इसको तो याद करना है आपको, वनोन्मूलन का अर्थ। वो ऐसे ज्यादा बेटर लग रहा था। ठीक बच्चों। अब देखो, वनोन्मूलन कब होता है, जब देखो, पहले तो आपने देखा होगा ना, गांव बड़े होते थे और शहर में बहुत कम लोग रहते थे, गांव में ज्यादा रहते थे। पर अब क्या है, गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो शहर में रहने के लिए भी जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो क्या कर रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं। देखो, ऐसा हो रहा है ना, वो गांव के जो आगे वाला पार्ट है ना, जो शहर से टच है, वो भी शहर में मिल गया है। और ये जंगलों में भी क्या है, आधा विकास हो गया है, जंगलों को कट कट कर वहां पर क्या है, लोग रहने लग गए हैं। आगे शहर बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहा है बच्चों, लोगों के रहने की जगह, जनसंख्या इतनी हो गई तो रहना तो पड़ेगा ना। देखा, पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले लोग मतलब जो बड़े शहर है, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ पर क्या है, घर में रहते थे। बट अब मल्टीप्लाई बिल्डिंगें बन गई, कौन सी वाली, वो बहुमंजिला इमारत, फ्लैट सिस्टम में आ गए, क्योंकि इतनी तो जगह ही नहीं है जितने लोग हैं। ठीक है, तो वनोन्मूलन का अर्थ आप समझ गए होंगे बच्चों, जंगलों को खत्म करके उस जमीन का किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना। पेड़ों की भारी कटाई, पेड़ों की भारी कटाई किन किन इस्तेमाल के लिए अपन क्या करते हैं, जंगल काट देते हैं। कारखानों और घरों का निर्माण, अभी बताया मैंने आपको, घर वाला, और कारखाने मतलब इंडस्ट्री लगाते हैं वहां पर, कारखाने। खेती के लिए जमीन, अब क्या करेंगे, जंगल काट के उस जमीन को खेती लायक बना लिया, जो क्या होगा, लोगों को लिए क्या पहुंचाएगी, अनाज और सब्जियां। फर्नीचर, ईंधन के लिए लकड़ी काट लेते हैं भाई, जंगलों की लकड़ी काट कर, तो फर्नीचर ईंधन जलाने में इस्तेमाल होगा। दावानल, जंगल की आग और भयंकर सूखा। कई बार क्या होती है, जंगल में आग लग जाती है और भयंकर सूखा पड़ जाता है। ये प्राकृतिक कारक है। कौन सा कारक है बच्चों, कौन सा कारक है, प्राकृतिक कारक।
ये तीनों कौन से हैं बच्चों? मानव निर्मित कारक। ठीक है। अब मानव निर्मित क्या होते हैं? जो मनुष्य अपने खुद कर सकता है। ठीक है, खेती के लिए जमीन खुद ही करेगा, कारखाने और घरों का निर्माण करेगा, फर्नीचर के लिए लकड़ी भी खुद ही काटेगा। पर कभी वो, आपने देखा, जंगल में सूखा डाल सकता है? मतलब सूखा तो प्राकृतिक आपदा है, मतलब बरसों बारिश नहीं हुई तो जंगल की जमीन बेकार हो गई। अब आते हैं बच्चों पेड़ों की कटाई का भयंकर चक्र। भाई कैसा है ये? पेड़ों की कैसे कैसे कटाई, एक के बाद एक आपदा, क्या क्या इसका, इससे फर्क पड़ता है, पेड़ों की कटाई से क्या क्या नुकसान होते हैं हमें। देखो बच्चों, पेड़ काट दिए, कम पेड़ होंगे तो कम प्रकाश संश्लेषण होगा। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये आपको पता है? जब हम पेड़ पौधे वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी। जिसमें हम पढ़ेंगे वो प्रकाश संश्लेषण वाला टॉपिक आएगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी फोटोसिंथेसिस। देखो, पेड़ होंगे तो कम प्रकाश संश्लेषण, और वातावरण में क्या होगी सबसे, इसकी वजह से CO2 बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए। अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पृथ्वी का उत्सर्जित ऊष्मा का कैद होना, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। पेड़ कम प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगी? ऑक्सीजन नहीं बाहर निकलेगी। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे बाहरी वातावरण से क्या ले लेते हैं बच्चों? मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। CO2 तो खुद में ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। अब हम मनुष्यों को तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है ना। अब ये लोग प्रकाश संश्लेषण, पेड़ कट जाएंगे तो हो ही नहीं पाएगा, कम होगा। तो क्या होगी? जो प्रकृति में, जो बाहर वातावरण में हमारे पास CO2 है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई उनको लेने वाला ही नहीं है। अब वो बढ़ जाएगी तो गर्मी बढ़ जाएगी। अब गर्मी बढ़ जाएगी तो जल चक्र बिगड़ जाएगा, बारिश में कमी आएगी। गर्मी ही तो, तेज गर्मी पड़ती है तभी तो ज्यादा बरसात होती है, क्योंकि तेज गर्मी पड़ती है तब जब हमारे समुद्र नदियों का पानी क्या होता है? वाष्प बनकर उड़ता है। ये पढ़ा ना हमने पहले। तो फिर ये वैसे ही होता है, अगर गर्मी कम पड़, जैसे तेज गर्मी पड़ गई, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जल चक्र बिगड़ जाएगा, बारिश में कमी आ जाएगी। अब जब बारिश में कमी आएगी तो फिर वही सूखा पड़ जाएगा। अभी पढ़ा था ना हमने, जंगल में ऐसा सूखा सूखा पड़ जाएगा। उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाएगी? मरुस्थल में बदल जाएगी, मतलब वहां रेत रेत हो जाएगी सबसे ज्यादा। तो ये होगा पेड़ों की कटाई का भयंकर नुकसान। अब देखो बच्चों, प्रकृति के रक्षक, हमारी सरकार द्वारा बनाए गए सुरक्षित क्षेत्र। हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? कुछ क्षेत्र सुरक्षित कर दिए गए हैं कि भाई वहां पर क्या रहेंगे? जीव जंतु ही रहेंगे। क्या रहेंगे बच्चों? जीव जंतु ही रहेंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे बनाए जहां पर जीव जंतु के साथ साथ इंसान भी रहते हैं। देखो, पहले बनाया वन्य जंतु अभ्यारण्य। क्या बनाया बच्चों? वन्य जंतु अभ्यारण्य। पहला तो ये क्या है? जानवरों के लिए सुरक्षित घर है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या रहते हैं बच्चों? जानवर। ठीक है, जैसे बहुत सारे अभ्यारण्य है, जैसे रणथंभौर अभ्यारण्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नाहरगढ़, ये सब क्या है? अभ्यारण्य। अब कुछ है राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बच्चों? राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क होते हैं ये। जहां पर क्या होता है? देखो, अभ्यारण्य में और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर है। इसमें है ना काफी बड़ा एरिया होता है, जिसमें क्या होता है? ये जो जंतु है ना, आजादी से घूमने रहने की जगह है उनके, कहीं भी आ जा सकते हैं उस एरिया में, फिक्स क्षेत्र में। तो वो क्या होता है? और ये बड़ा भी होता है, इसलिए इसे बोलते हैं नेशनल पार्क। अब दूसरा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं तीसरे पे। ये है हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ रहती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इंसान भी रहते हैं और आदिवासी इंसान, जो अधिकतर जंगलों में सुना ना आदिवासी रहते हैं, तो वहां वो उन लोगों की दोस्ती हो जाती है एक तरीके से जीव जंतुओं के साथ, तो वो दोनों मिलकर रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों क्षेत्रों में अंतर क्या क्या है। देखो, अभी पढ़ा ना, वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो बच्चों, 3 क्षेत्र है तो पढ़ लिया हमने, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर तो वन्य जंतु अभ्यारण्य होता है ना, यहाँ पर तो जानवरों को शिकार करना और पकड़ना सख्त मना होता है, और ये मीडियम आकार के होते हैं। मैंने बताया था ना, इससे बड़े होते हैं ये वाले।
अब जो इनमें होता है, इसमें क्या होता है बच्चों, वन्य जीव आजादी से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे वहां जानवर है ना, जो भी रहते हैं जीव जंतु, तो वो क्या है, जो उनको जैसे गाय है, नीलगाय है, जो जो घास खाती है, वो वहां के उन संसाधनों का इजीली उपयोग कर सकती है। ऐतिहासिक वस्तुओं का भी संरक्षण होता है। ये क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, वन्य जंतु अभ्यारण्य से बड़े होते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब तीसरा आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब ये क्या है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पौधों जानवरों के साथ साथ आदिवासियों को वो भी क्या होता है, आदिवासी भी पारंपरिक जीवन को बचाया जा सकता है। आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी बचाया जा सकता है। आदिवासी भी रहते हैं उसमें। वो अपन टीवी में नहीं देखते क्या, वो कई बार आदिवासी पकड़ लेते हैं वो भाला लेकर। वैसे अब तो ऐसा क्या होता होगा, बट हाँ उनको ही बोलते हैं आदिवासी। टीवी में देखा होगा आप लोगों ने कभी, आदिवासी वो छाल टाइप के कोई ड्रेस पहन के और ऐसे भाला लेकर, वो है आदिवासी। पर अब पता नहीं वो कैसे रहते हैं, बस टीवी में देखा मैंने, आपको आपकी जानकारी के लिए बताया। ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है ये इन तीनों में से, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके अंदर अभ्यारण्य और उद्यान भी आ सकते हैं। ठीक बच्चों, ये याद रखना आप, और उद्यान भी आ सकते हैं। ठीक बच्चों, देखो अब आते हैं हम पचमढ़ी जैव मंडल। अब सबसे पहले तो पचमढ़ी कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये सिर्फ आपकी जीके बढ़ाने के लिए। पचमढ़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, यानी एमपी। ठीक है, ये पचमढ़ी जैव मंडल है। वहां पर वो काफी बड़ा आरक्षित क्षेत्र है। कौन सा बच्चों, ये जैसे ये सब है ना, ये आरक्षित क्षेत्र है पचमढ़ी। अब क्या है इसमें है ना, क्या क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और अभ्यारण्य भी है। क्या है बच्चों, ये तीसरा वाला पार्ट भी है और ये भी है। क्या है, दोनों है। इसमें क्या क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है पचमढ़ी में और अभ्यारण्य भी है, दोनों है पचमढ़ी जैव मंडल में। दोनों चीजें, बोरी और पचमढ़ी अभ्यारण्य, दो अभ्यारण्य है यहाँ पर। कितने अभ्यारण्य है बच्चों, दो अभ्यारण्य। देखो बच्चों, एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इतना बड़ा होता है, क्या बोल रहा है ये, कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों समा सकते हैं। बोरी और पंचमढ़ी दो नाम के अभ्यारण्य, ये देखो। ठीक है बच्चों, जंगल के निवास वनस्पति जात और प्राणी जात। अब वनस्पति जात और प्राणी जात को आप ऐसे समझते हो, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, प्राणी मतलब जीव जंतु, ये इसलिए इनका नाम है वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है, वनस्पति जात में आएंगे जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, साल, सागौन, आम, जामुन और सिल्वर फर्न, ये एक विलायती है, विलायती पौधा। प्राणी जात में चिंकारा, नीलगाय, तेंदुआ, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। प्राणी जात में मैंने कम कम उदाहरण लिए हैं। ठीक है, जंगली कुत्ता, भेड़िया, तेंदुआ आपने देखा, कभी चिड़ियाघर तो गए होंगे आप लोग, तो तेंदुआ ऐसा होता है, भेड़िया ऐसा होता है। ठीक है, सिल्वर फर्न इस टाइप का, मैंने अभी देखो डायग्राम भी चिपकाया है। अब देखो बच्चों, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति जो दुनिया में सिर्फ यही मिलती है। ठीक है, ये वो पौधे और जानवर होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्रीय मतलब किसी विशेष राज्य और देश के अलावा प्राकृतिक रूप से कहीं नहीं पाए जाते। तो वो क्या कहलाते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। क्या कहलाते हैं बच्चों, विशेष क्षेत्रीय और प्रजाति। जो दुनिया में सिर्फ विशेष क्षेत्र में मिलती होगी वो क्या कहती है, मिलती है, वो क्या कहलाती है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। चाहे वो पौधे हो या जानवर। ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो एक ही जगह पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। जैसे बच्चों, भारतीय विशाल गिलहरी, ये ऐसी वाली बड़ी रोएदार पूंछ वाली गिलहरी, ये सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। देखो कितनी बड़ी पूंछ है बच्चों। हाँ, नॉर्मल गिलहरी के कहाँ होती इतनी, बट ये वाली है ना, सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। भारत में ही रहते हैं अपन।
दूसरा है जंगली आम का पेड़, इसमें जंगली आम होंगे ऐसा। अब बढ़ती आबादी और बाहरी प्रजातियों के आने से इनके प्राकृतिक घर को खतरा हो सकता है। अब मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और बाहरी प्रजातियां भी आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, ला रहे हैं बाहर से, तो क्या हो रहा है इनके प्राकृतिक घर को, क्योंकि ये सब तो जंगल में रहते हैं, जंगल खत्म कर देंगे तो ये सब कहाँ जाएंगे। अब आ रहा है हमारे पास ये टॉपिक है संकटापन्न जंतु, मतलब जो अब कम होते जा रहे हैं या फिर लुप्त हो गए हैं। ठीक है, जो संकट में है, यानी जो या तो गायब होते जा रहे हैं, मतलब अब है ही नहीं यहाँ पर, या बहुत कम बचे हैं। तो इसमें खतरे की घंटी जिन पर मंडरा रही है वो क्या है, संकटापन्न जंतु। देखो बच्चों, वो जानवर जिनकी संख्या एक निश्चित स्तर से कम होती जा रही है और वो क्या है, धरती से हमेशा के लिए लुप्त हो सकते हैं। मैंने अभी यही तो बताया, जिनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है, जैसे बाघ। ये बाघ तो अपना हॉट टॉपिक है, अगर जो न्यूज़पेपर पढ़ता है ना उसे पता होगा। तो बाघ जैसे वो जानवर जिनकी संख्या एक निश्चित स्तर से कम होती जा रही है, यानी जिनकी संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, जो धरती से हमेशा के लिए लुप्त हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संकटापन्न जंतु। देखो बाघ, क्या बच्चों, बाघ। अब बाघ क्या है, ये भी संकटापन्न जंतु है। सतपुड़ा में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, कहाँ पर, सतपुड़ा में, और इन्हें बचाया जा रहा है। जंगली भैंसा, ये भी लुप्त हो सकता है, बहुत कम बचे हैं। बारहसिंगा भी बहुत कम बचे हैं। ये आप जरूर याद करना कि ये जो बाघ प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, ये कहाँ पर चलाया जा रहा है, आपकी बुक में दे रखा है सतपुड़ा में। कहाँ पर बच्चों, सतपुड़ा में। सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं, छोटे जीव भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, हम अक्सर सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू जैसे छोटे जीवों को बिना सोचे समझे मार देते हैं। देखो, छिपकली अगर घर में निकलती है, कुछ लोग मार देते हैं, खैर मेरे को बहुत डर लगता है छिपकली से, बट हाँ कुछ लोग सांप जैसे है ना, कई बार अपने सिटी में तो कब बहुत रेयर दिखने को मिलता है, पर हाँ जो गांव के लगे हुए जगह है या गांव में सांप इजीली दिख जाता है, तो लोग सांप को मार देते हैं। चमगादड़, उल्लू ऐसे छोटे जीवों को बिना सोचे समझे मार देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखने में छोटे हैं पर ये हमारे पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, देखो ये क्या है, मेंढक, ये है सांप, ये है बाज। भले ही वो ये आहार नाल बना रहे हैं, मेंढक सांप को खाता है, सांप इसको खाता है, ठीक है, ये आहार जाल बना रहे। आहार नाल ना, बायोलॉजी पे चली गई मैं, देखो ये है, मेंढक खाता है सांप को, सांप इसको खाता है, ये इसको वापस सांप को जब मर जाता है, जब सांप इसको खा लेता है, ऐसा है। भले ही वो आकार में छोटे हो, लेकिन इकोसिस्टम और आहार जाल यानी फूड वेव में उनका योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता, अतः उन्हें हम नुकसान पहुंचाएंगे तो खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही तो उनको मार देंगे तो हमारा खुद का ही नुकसान है, आहार जाल बना रहा है वो। देखो बच्चों, अब ये है रेड डाटा पुस्तक, यानी ये है एक, इस रेड डाटा पुस्तक के अंदर आएंगी वो सब रिकॉर्ड, मतलब जो खतरे में पड़ी प्रजातियों को इसमें लिखते हैं। किसमें, खतरे में पड़ी प्रजातियों को इसमें लिखा जाता है, किसमें, रेड डाटा पुस्तक में। देखो क्या है यह वो किताब है जिसमें सभी संकटापन्न यानी जिन पे संकट चल रहा है, जैसे अभी पढ़ा ना हमने, बाघ, ये पढ़ाया था ना, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, ऐसा इनको है ना इसमें बुक में लिखा हुआ है, इनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि भाई इतनी बच रहे हैं, इतना मतलब इस साल ये इतने हैं, इनकी भी एक तरह से काउंटिंग होती है हर साल। अलग अलग रिकॉर्ड, पौधे, जंतुओं और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती है, मतलब पौधों के लिए अलग होती है, जानवरों के लिए अलग होती है, अन्य प्रजातियों के लिए बुक अलग अलग होती है। अब नाम याद रखना, रेड डाटा पुस्तक, ठीक है। इसमें क्या रखा जाता है बच्चों, संकटापन्न प्रजातियों को रखा जाता है, किसको, संकटापन्न प्रजातियों को। अब प्रवास, अब प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मौसम से बचने के लिए एक लंबी उड़ान। देखो बच्चों, कारण क्या है प्रवास का, यानी
मूल घर में बहुत अधिक ठंड और खराब जलवायु होने के कारण कुछ जीव अपनी जगह छोड़ के कुछ जीव या मतलब जो जंतु होते हैं वो अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अब ये प्रवासी पक्षी होते हैं, क्योंकि प्रवास का मतलब ही जाना है, कहीं अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो प्रवासी पक्षी क्या करते हैं, देखो ये विशेषता दे रखी है। प्रवासी पक्षी क्या करते हैं बच्चों, ये प्रवासी पक्षी हर साल एक निश्चित समय पर उड़कर हजारों किलोमीटर दूर आते हैं। क्यों आते हैं? देखो कारण तो क्या है बच्चों, मूल घर में बहुत अधिक ठंड और खराब जलवायु होती है, इसके कारण वो लोग कहाँ चल जाते हैं, हर साल निश्चित समय पर, कोई एक फिक्स टाइम होता है, भाई सर्दी पड़ने वाली है तो वो लोग उड़कर हजारों किलोमीटर दूर आ जाते हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है, अंडे देने और जीवन यापन के लिए सुरक्षित और अनुकूल मौसम ढूंढना। देखो बच्चों, ये क्या करते हैं, पक्षी यहाँ आकर अंडे देते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये जो पक्षी है अगर वहां पर बहुत सर्दी में रहेंगे तो उनके लिए नुकसान हो जाएगा ना, मर जाएंगे वो। तो वो उसको बचाने के लिए, अपने शरीर को, अपने जीवन यापन करने के लिए, सुरक्षित और अनुकूल माहौल ढूंढने के लिए क्या करते हैं बच्चों, प्रवास करते हैं। अब इन पक्षियों को क्या कहते हैं बच्चों, ये प्रवासी पक्षी। अब ये पक्षी क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी, याद रखना। कागज बचाएं, जंगल बचाएं और एक साधारण कदम का बड़ा असर है, एक साधारण कदम का बड़ा असर है। देखो बच्चों, कागज को भी है ना हमें लिमिटेड यूज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं होमवर्क नहीं करना है, पर मतलब एक सही, ऐसा नहीं है कागज आप फाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं, एक पेज पे एक ही वर्ड लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, कागज भी बचाना है। देखो पहले हम लोग है ना अपनी जो वीडियो होती है, जैसे इस सौरवी एजुकेशन हब की, मैं पेपर पे वीडियो बनाती थी, फिर मैंने देखो कागज बचाया और क्या करा, डिजिटल कंटेंट बनने लग गया, तो अब कागज की बचत हो गई। देखो बच्चों, क्योंकि 1 टन कागज है ना 17 पूर्ण पेड़ से विकसित होता है। कितने? 17 पूर्ण पेड़ से, ठीक है। और कागज इस्तेमाल करने के लिए, कागज बनाने में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आती है अगर हम कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कागज बनाने के लिए केमिकल भी लगते हैं। कागज बचाने से न सिर्फ पेड़ बचते हैं बल्कि पानी और एनर्जी की भी भारी बचत होती है। यानी क्या होता है बच्चों, प्रकृति का भी संरक्षण होता है, इससे पर्यावरण का भी अनुकूलन होता है। और फिर उसके बाद एक कागज को 5 से 7 बार क्या हो सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे एक बार हमने एक पेज पे एक साइड लिख लेते हैं तो फिर पीछे लिख देते हैं, कई बार उसकी छोटी छोटी चिट ऊपर हो हेडर बचा रहता है उस पर भी लिख सकते हैं। तो एक कागज को 5 से 7 बार पुनः चक्रित किया जा सकता है। ये कब करते हैं, रिसाइकल करते हैं, जब कागज फेंक देते हैं ना, हम कबाड़ी को दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये पुनः चक्रण होता है कागज का, ठीक है। तब क्या करते हैं, पुनः चक्रण करते हैं, रिसाइकल करते हैं उसका, ठीक है। अब पुनर्वन रोपण का मतलब होता है दोबारा रोपना, पौधे लगाना। इसका मीनिंग जो आप इजी लैंग्वेज में समझोगे, दोबारा पौधे लगाना। क्या बच्चों, दोबारा पौधे लगाना। प्रकृति के घावों को भरने का तरीका, अब हमने पेड़ तो देखो कट रहे हैं, क्या कर सकते हैं, लकड़ी के लिए कट रहे हैं, शहर बन रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, गांव में भी लोग बहुत ज्यादा हैं अब, है ना, तो जंगल काट के गांव आगे बढ़ रहे हैं। तो कटे हुए पेड़ों की कमी को पूरी करने के लिए उसी प्रजाति के नए पौधे लगाना क्या कहलाता है बच्चों, पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे प्रयास यानी अवर एफर्ट। हमें कम से कम उतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। भारत वन संरक्षण अधिनियम इसी दिशा में काम करता है। ये गवर्नमेंट की एक संस्था है। क्या है बच्चों, गवर्नमेंट की एक संस्था है। तो उसका मानना है जितने पेड़, मतलब पौधे हम काटते हैं, जितने पेड़ हम काटते हैं उतने पौधे हमें लगाने चाहिए। और ये तो है हमारा प्रयास। अब आते हैं हम नेचर वे, यानी प्रकृति का तरीका है। यदि प्राकृतिक पुनर्वन रोपण, यदि कटे हुए जंगल को बिना छेड़े छोड़ दिया जाए तो वो खुद समय के साथ क्या होने लगता है, हरा भरा होने लगता है। मतलब अगर पौधे की जड़ नहीं काटी जाए, ऊपर से ही काट दें अपन तो क्यों काटेंगे, पर जैसे जो लोग काटते हैं तो फिर वो उसको ऐसे ही छोड़ दो, जड़ वगैरह खराब करने की नीड नहीं है, तो वो क्या है, धीरे धीरे खुद ही पौधा बढ़ने लगता है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम ऐसा क्या करें कि जो प्रकृति के लिए अच्छा हो और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो देखो बच्चों, हमारा आज का कदम हमारी आने वाले कल का जीवन, हम अभी क्या कर सकते हैं हमारी पीढ़ी के लिए अच्छा हो, आने वाली।
देखो, अगर हमें अगली पीढ़ी के लिए ये हरी भरी संपत्ति बचाए रखनी है, हरी भरी संपत्ति यानी ग्रीन वेल्थ, यानी ये जो ग्रीनरी है ना, जो हरा भरा जंगल है, हरियाली है, ये बचानी है तो क्या करना चाहिए हमें? पेड़ लगाना चाहिए, कागज बचाने चाहिए और वन्य जीवों के आवास का सम्मान करना चाहिए। वन्य जीवों के घर नहीं तोड़ने चाहिए। तो प्रकृति का संरक्षण बच्चों हमारी राष्ट्रीय परंपरा है और हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी दोनों है। हमारे राष्ट्र की भी परंपरा है, मतलब हमारे देश की भी परंपरा है, और हमारी व्यक्तिगत मतलब हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर लीजिए, अपने क्लासमेट्स को, कोचिंग मेट्स को, इन सबको आप लोग शेयर कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताओगे आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है। देखो, हम मैथ अब साइंस की जर्नी में क्लास 8 में 5th चैप्टर तक आ गए हैं। आप लोग हमें बताया करो कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर इसकी पूरी PDF आपको एज इट इज मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।